नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कर्नाटक के जल्द ही होने जा रहे चुनावों के बारे में, जो कि अगले 2-3 महीने में संपन्न होने जा रहे हैं। वैसे तो मार्च के महीने में ही अधिसूचना जारी हो जाना चाहिए कर्नाटक के विधानसभा चुनावों की, क्योंकि पहले भी ऐसे ही परंपरा रही है और मेरे ख्याल में 27 मार्च से प्रक्रिया शुरू हो गई थी पिछली बार 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे। और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि शायद उससे पहले ही या उसके आसपास ही चुनाव की तिथियों का ऐलान हो जाए। लेकिन देखिए, आश्चर्य की बात देखिए कि चुनाव सिर पर आ गए हैं। कर्नाटक के इतने महत्वपूर्ण चुनाव हैं, 224 विधायकों की जहां से गिनती होनी है, उसके लिए अभी तक टीवी चैनल्स पर कोई ओपिनियन पोल नहीं आया है। आप याद कीजिए कि जब उत्तर प्रदेश या किसी अन्य बड़े राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 6-6 महीने पहले ओपिनियन पोल देने शुरू कर देते हैं तमाम टीवी चैनल्स। और एबीपी वाले तो हर महीने में देने लगते हैं कि आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो क्या होगा, आज की तारीख में अगर फलां प्रदेश में हो तो क्या चुनाव होगा। लेकिन कर्नाटक को लेकर अभी कोई बड़ा ओपिनियन पोल नहीं आया है। छोटे मोटे ओपिनियन पोल हुए हैं, लेकिन उन ओपिनियन पोल्स की कोई खास वैल्यू है नहीं। क्यों नहीं है उनकी वैल्यू? क्योंकि वो बहुत छोटे संस्थानों के द्वारा कराए गए हैं, जिनकी कोई खास पहचान अपने सेगमेंट में नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस बार कर्नाटक में क्या होने जा रहा है कि किसी को अंदाजा ही नहीं है। लोगों का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। दूसरे, कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी सरकार आ रही है। तीसरे, जेडीएस को ये लग रहा है कि हमारे बिना तो किसी की सरकार बन ही नहीं सकती। यानी कि तीन ताकतें एक साथ बड़े जोरदार तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी फैक्टर, नरेंद्र मोदी का कैंपेन करने का तरीका। अभी इसी सप्ताह रविवार को नरेंद्र मोदी कर्नाटक में थे और कर्नाटक में उन्होंने कई बड़े काम किए। उन्होंने मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इसके अलावा धारवाड़ में आईआईटी कैंपस का उद्घाटन किया। और ये मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी की कर्नाटक की छठी यात्रा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर बोम्मई की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे रहे हैं और कहा जा रहा है कि 40% तक कमीशन यहाँ डेवलपमेंट के कार्यों में खाया जा रहा है। और पे सीएम एक सब पे सीएम सरकार करके एक इनके खिलाफ अभियान चलाया था कांग्रेस ने, आपको याद होगा पिछले साल। तो बहुत सारी चीज़ें पेचीदा हुई हैं बीजेपी के लिए। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट के मैं एनालिसिस पढ़ रहा था, उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी को 6 यात्राएं तो कर चुके हैं, लेकिन कम से कम अभी दर्जन भर यात्राएं यहाँ पर करनी पड़ेंगी, तब जाकर एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो कम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये स्टेट कितना महत्वपूर्ण है। और मांड्या में जो यहाँ पर जेडीएस और वोकालिगा समुदाय का गढ़ माना जाता है, एचडी देवगौड़ा की जहाँ पर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, वहाँ पर 27 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री गया है। और नरेंद्र मोदी जानते थे कि इसका फ़ायदा होगा और इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम अपना वहाँ पर रखा था। इसके अलावा लिंगायत समुदाय के जो नेता हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं येदियुरप्पा, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो जानते हैं कि येदियुरप्पा को अलग रखकर यहाँ चुनाव नहीं जीता जा सकता। शिवमोगा में गए थे, जो उनका इलाका है, शिवमोगा में उन्होंने उनकी तारीफ़ की और कहा कि देखिए, हमने जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का यहाँ बढ़िया काम रहा है पहले भी, अन्य स्टेट्स में भी, उसी का लाभ कर्नाटक को इस बार भी मिलना चाहिए। ये बातें उन्होंने याद कराई। लेकिन बीजेपी मुसीबत में भी यहाँ फंस रही है। अभी देखिए, कल ही एक घटना हुई है कि वहाँ के एक एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, ये आर शंकर, इनके घर पर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की एक रेड हुई और उसमें वहाँ पर 6000 साड़ियाँ पाई गई हैं। अब वो साड़ियाँ किस लिए मंगवाई गई थी? कोई कह रहा है कि चुनाव के दौरान बांटने के लिए मंगवाई गई थी, वोटर्स को बांटने के लिए, कैसे कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। और इससे पहले ही पिछले हफ्ते की बात होगा कि यहाँ पर लोकायुक्त का एक छापा पड़ा था और बीजेपी के एक एमएलए हैं, उनके बेटे के घर से 6 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। तो बीजेपी के खिलाफ जो कांग्रेस यहाँ पर भ्रष्टाचार वाला अभियान चला रही है, उसको इससे पुष्टि भी मिलती है। दूसरी ओर इस तरह की कार्रवाई होने से बीजेपी ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, हमारी सरकार है भले ही, लेकिन यहाँ पर जो जांच एजेंसियाँ हैं या जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ छापामारी हो रही है, उसमें हम कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी के नेताओं के यहाँ से पैसा या साड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं तो हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर जो बोम्मई है,
यहाँ के चीफ मिनिस्टर लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, जिससे येदुरप्पा थे, लेकिन सब लोग जानते हैं कि येदुरप्पा जितने बड़े नेता वो हैं नहीं। और बीजेपी को ये लग रहा है कि शायद बोम्मई को चीफ मिनिस्टर बनाकर उन्होंने कोई अच्छा डिसीजन भी नहीं लिया, इससे उन्हें शायद परेशानी ही उठानी पड़ेगी। लेकिन बोम्मई का एक बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के पास लोग टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है, तो उससे ये भी स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के पास टिकटों की जो मांग है, डिमांड है, वो ये भी शो करती है कि बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनने जा रही है और लोगों को लग रहा है कि यहाँ सरकार बनेगी, इसलिए बीजेपी के टिकट यहाँ मांग रहे हैं। जबकि जहाँ तक कि टिकटों की मैं बात करूँ तो टिकटों को लेकर खुद ये भी फंसे हुए हैं बोम्मई भी। बोम्मई के बेटे हैं अरुण, वो चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। दूसरी ओर येदुरप्पा जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने बेटे BS विजेंद्र को स्थापित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी सीट से उनका बेटा चुनाव लड़े। लेकिन अभी हाईकमान ने किसी को भी क्लियर नहीं कहा है। वंशवाद की राजनीति जो JDS में है, उस पर कुठाराघात करके बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है। और अब वंशवाद को अगर अपनी ही पार्टी में बढ़ावा देगी कि येदुरप्पा के बेटे को टिकट दे दिया जाए, बोम्मई चीफ मिनिस्टर के बेटे को टिकट दे दिया जाए, तो इसका मैसेज गलत जा सकता है। बीजेपी को यहाँ पर वोक्कालिगा समुदाय को भी साथ लेकर चलना है, जो कि ज़्यादातर JDS के साथ रहा है अब तक। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार, वो भी वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं, उनके साथ भी काफ़ी हद तक ये वोट जा सकता है। तो बीजेपी की परेशानी ये है कि किस तरीके से वोक्कालिगा समुदाय को मैक्सिमम अपने साथ जोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने बन रहा है। दूसरी ओर मैंने अभी कुमार स्वामी का जिक्र किया, कांग्रेस भी अपना अभियान यहाँ शुरू करने वाली है। कांग्रेस को ये सेंस आई है यहाँ पर कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से बीजेपी नुकसान में रहेगी और उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर 20 मार्च को बेलगावी इलाका है जो वहाँ पर एक रैली आयोजित करने का फैसला किया है। राहुल गांधी की रैली होगी। अब वो नुकसान करेगी इनका या फ़ायदा करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी ओर DK शिव कुमार इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। DK शिव कुमार जो अध्यक्ष हैं, हालांकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनकी बेटी है ऐश्वर्या, उन पर भी पूछताछ की एक बार बात चली थी और मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पॉपुलर वीडियो है मेरा, कई साल पुराना, वो आप देख सकते हैं कि DK शिव कुमार पर आखिरकार क्या आरोप लगे थे। तो इस समय DK शिव कुमार ने लगभग पूरी तरीके से कांग्रेस की कमान संभाली हुई है। हालांकि जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरमैया, उनको भी इनके साथ जोड़कर रखा गया है, लेकिन DK शिव कुमार गांधी परिवार के खास हैं और इनके पास वो ताकत है, पैसा है, मनी गेम है, चुनाव लड़ना जानते हैं। तो ये भी अपनी पैठ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये भी वोक्कालिगा समुदाय में जो कि JDS का गढ़ है, वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मांड्या में और इधर आसपास के जो इलाके हैं, दक्षिणी कर्नाटक है, वहाँ पर ये अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, DK शिव कुमार ने एक बहुत बड़ा काम भी किया है। DK शिव कुमार का ये कहना है कि उन्हें हाईकमान से ये मैसेज मिला है कि वो अपने भाई DK सुरेश को रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाएं। ये एक बहुत दिलचस्प समीकरण बनने जा रहा है। आपको इस पर आगे भी वीडियो में बनाऊंगा इस पर। और मैं आपको बता दूं कि जो इनके भाई हैं DK सुरेश, DK शिव कुमार के भाई हैं, वो बेंगलुरु देहात के सांसद भी हैं कांग्रेस के, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है रामनगर से। और क्यों लड़वाया जा रहा है? क्योंकि वहाँ से कुमार स्वामी जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं HD देवेगौड़ा के बेटे, यानी कि HD देवेगौड़ा के पोते निखिल जो हैं, जो युवक जनता दल सेकुलर के नेता भी हैं वहाँ के, उनको चुनाव लड़ाए जाने की प्लानिंग बनाई है HD कुमार स्वामी ने। और उनके सामने चुनाव लड़वाया जाएगा DK सुरेश को, यानी कि DK शिव कुमार के भाई को। यानी कि दो युवाओं के बीच में टक्कर कराने का ऐलान कर दिया गया है और इसकी लगभग ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है। देखिए, वैसे रामनगर सीट जो है वो इनकी घरेलू सीट है HD देवेगौड़ा की फैमिली की। और अभी फ़िलहाल कुमार स्वामी की जो वाइफ हैं अनीता कुमार स्वामी, वो वहाँ से MLA हैं, 2018 के एक बाईपोल में जीती थी और उस समय कांग्रेस का और इनका गठबंधन था और कांग्रेस के DK शिव कुमार ने अनीता के लिए प्रचार भी किया था। देखिए किस तरीके से समीकरण बदली हैं, बाद में इनकी सरकार गिरी, दोनों JDS और ये अलग हुए और विधायकों की तोड़फोड़ हुई और येदुरप्पा ने यहाँ सरकार बना दी थी, तब से दोनों जानी दुश्मन हो गए हैं। तो अब यहाँ पर समीकरण क्या बनता बने जा रहा है? समीकरण ये बन रहा है कि शायद रामनगर में निखिल और लक्ष्मण सुरेश के बीच में मुकाबला होगा, जो कि इनके छोटे भाई हैं DK शिव कुमार के। तो ये मुकाबला दिलचस्प रहने जा रहा है। दूसरी ओर देखिए,
असदुद्दीन ओवैसी की भी यहाँ पर एंट्री होने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम यहाँ से 30 विधानसभा सीटों पर किस्मत आजमाएंगे जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वैसे तो लोगों का ये मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होने से बीजेपी को फ़ायदा होता है। देखते हैं क्या होता है। वैसे कुछ नगर निगम के चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कुछ पार्षद जरूर जीते हैं पिछले कुछ सालों में, और इसी से असदुद्दीन ओवैसी का हौसला बढ़ा है और वो तेलंगाना के बाद कर्नाटक में जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर अपना बेस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी का एक रोड शो हुआ, आपको याद होगा कि मैसूर एक्सप्रेस जो खुला है उसका जब उन्होंने उद्घाटन किया बेंगलुरु एक्सप्रेस वे का, तो उसमें 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और उसमें नरेंद्र मोदी को बड़ा पॉपुलैरिटी हासिल हुई, फूलों की वर्षा हुई, ये सब हुई। इससे थोड़ा सा घबराई है जनता दल सेक्युलर यानी कि कुमार स्वामी की पार्टी। अब उन्होंने प्लान किया है कि हम भी एक बड़ा रोड शो निकालेंगे और इसको प्लान किया जा रहा है कि ये 90 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा जो कि रामनगर से मैसूर तक निकाला जाएगा। और एचडी देवगौड़ा 89 ईयर के हो चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, इनके पिताजी कुमार स्वामी के, उनको इस रोड शो में धकेला जाएगा। अब इतने बुजुर्ग आदमी को इतने लंबे रोड शो में धकेलेंगे ये तो बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है मामला। लेकिन भाई क्या करा जाए, नरेंद्र मोदी का जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने की कोशिश तो किसी ना किसी तरीके से करनी ही है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर है, बीजेपी ने थोड़ा सा अपनी यहाँ रणनीति में बदलाव किया है। अभी 2-3 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी यहाँ पर जेडीएस पर बड़ा प्रभाव हमला बोलने वाली है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए जेडीएस के प्रभाव वाला जो दक्षिण कर्नाटक है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि 61 सीटों में से 2018 में जेडीएस को 40 से 65% तक वोट मिले थे। इतना हाई वोटिंग भी कुछ सीटों पर हुआ था और जेडीएस को बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई थी और वो सबसे बड़ी ताकत इस इलाके में बनकर उभरी थी। तभी तो मजबूरन होकर कांग्रेस को उन्हें समर्थन देकर चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा था कुमार स्वामी को। तो पहले जब दिसंबर में अमित शाह यहाँ एक कार्यक्रम में गए थे अभी हाल ही में, तो अमित शाह ने कहा था कि हमें जेडीएस पर हमला बोलना है और वहाँ पर जो पार्टी की रणनीति बनी थी ये तय हुई थी कि जेडीएस को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर चलना है। लेकिन अब इस रणनीति में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बीजेपी को लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुमार स्वामी की हमें सहायता लेनी पड़े। एचडी देवेगौड़ा का बहुत ही सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो जानते हैं कि अगर इस वोक्का लीगा बेल्ट में बीजेपी सफलता नहीं हासिल कर पाई तो अंत में जेडीएस का समर्थन उन्हें लेना होगा। तो इस वजह से अब टारगेट ये किया गया है कि यहाँ पर जो कांग्रेस डीके शिव कुमार जो वो कलिगा समुदाय से ही आते हैं, वो जो प्रभाव अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके प्रभाव को कम किया जाए। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही की यात्रा में कांग्रेस पर हमला बोला। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में सब पता ही है आपको कि जो राहुल गांधी और इन सब मामलों को लेकर जो गतिरोध कई दिन तक चल ही रहा है, तो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है बीजेपी का कि यहाँ पर कांग्रेस को टारगेट रखा जाए, जेडीएस को उतना भाव न दिया जाए, क्योंकि जेडीएस वाले का यहाँ प्रभाव है और अगर जेडीएस पर ज़्यादा अटैक किया जाएगा तो उसका हो सकता है कि नुकसान हो। जबकि कांग्रेस जो यहाँ पर वोट बांटने की कोशिश कर रही है वोकल लीगा समुदाय की, उस वोट बैंक को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला जाए, ये फिलहाल रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए वैसे तो एचडी देवगौड़ा के नरेंद्र मोदी से बढ़िया संबंध है। आपको याद होगा कि एचडी देवगौड़ा ने ये कह दिया था कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए इस देश के तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। और ये बाद में बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के पास गए थे देवगौड़ा मिलने के लिए कि भाई मैं अपना इस्तीफ़ा ऑफर करता हूँ। उस समय ये लोकसभा के जब सांसद थे 2014 की ये बात है, तो उस समय बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी बड़ी आत्मीयता से इनसे मिले थे और कहा था कि अरे देवगौड़ा जी आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं और इतने सीनियर लीडर हैं, आप चुनाव प्रचार के दौरान जो इस तरह की बातें होती हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर ये हो गया तो फलाना, वो सब बातें आप भूल जाइए। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ इस तरह की बातें कह दी जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी उन बातों पर अमल किया जाए, और तभी से नरेंद्र मोदी को देवगौड़ा मानते हैं। तो फिलहाल रणनीति दोस्तों यही नज़र आ रही है बीजेपी की कि कांग्रेस को अपना मुख्य ओपोनेंट माना जाए, जेडीएस पर हमला हल्का रखा जाए क्योंकि जेडीएस की सहायता की ज़रूरत बाद में पड़ सकती है। और जहाँ तक ओपिनियन पोल की बात है, मुझे नहीं लगता कोई भी ओपिनियन पोल इस पर दे पाएगा, क्योंकि किसी को भी ये स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, कौन सबसे बड़ा दल होगा। इसके आप पुराने ओपिनियन पोल्स आप विकीपीडिया पर उठाकर देखेंगे तो पिछली बार भी बड़ी स्थिति अजीबोगरीब थी। किसी ने कांग्रेस को सबसे बड़ा दल बताया था, किसी ने बीजेपी को, किसी ने जेडीएस को,
और किसी की भी स्पष्ट बहुमत नहीं आई थी। 9 या 10 विधायकों से कम रह गई थी बीजेपी, 104 आए थे, 113 की शायद यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो इतनी ज़बरदस्त चुनाव यहाँ पर होना जा रहा है कि मुझे लगता नहीं कि कोई भी ओपिनियन पोल इस बार हिम्मत जुटाएगा अपना सही प्रेडिक्शन दे पाने की। हालांकि आएंगे ज़रूर ओपिनियन पोल, और हो सकता है कि चुनावों की तिथियां जब डिक्लेयर हों उस समय आएँ, हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में ही आ जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी ज़्यादा विश्वसनीय होगा। वैसे भी मैं तो ओपिनियन पोल्स पर ज़्यादा बिलीव ही नहीं करता। एग्जिट पोल्स तो मैं फिर भी मानता हूँ, क्योंकि मतदान के बाद किया जाता है एग्जिट पोल, तो उस पर तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं यकीन कर लेता हूँ। तो मुझे लगा कि आज कर्नाटक के चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स आपको दिए जाएं कि अब की स्थिति क्या है, कैसे रणनीति चल रही है, कौन पार्टी कैसे वर्क कर रही है। इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ घटनाक्रम चल रहा है, सारा समेटने की मैंने एक वीडियो में कोशिश की है। आगे भी वीडियोस चैनल पर मेरे कर्नाटक को लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ, अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।